हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े हुए ऐसे छात्र जो आगामी महीने में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए पूरे सिलेबस का रिवीजन लेक्चर मैंने शुरू किया है। कल पहला लेक्चर मैं आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया। तो आज जो है दूसरा लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की जो अवधारणा है, बाल विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, उसके बाद बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था के बारे में क्या क्या था बताया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था जो है बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस बात से भली भांति अवगत है कि बाल्यावस्था का दो भाग है। एक पूर्व बाल्यावस्था, जिसको कि उत्तर शैशवावस्था के नाम से भी जानते हैं, जिनके लिए उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। और दूसरा जो है आपको उत्तर बाल्यावस्था, जिसके लिए उम्र जो है 6 से 11 वर्ष के बीच होती है। तो पहले हम पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल शैशवावस्था ना, अर्ली चाइल्डहुड या लेटर इन्फेंसी, 3 से 5 वर्ष का जो बालक होता है, इनकी विशेषताओं के बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का जो बुक है कक्षा 11 की मनोविज्ञान की, उसका जो चौथा चैप्टर है ना, मानव विकास, तो उसमें आपको एक तालिका बना करके दिया गया है कि आपको पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था की जो उम्र होती है 3 से 5 के बीच, तो किस उम्र में किस स्थूल पेशीय कौशल और सूक्ष्म पेशीय कौशल का विकास होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। 3 बरस का जो बालक है, 3 बरस का जो बालक है, वह उछलना, कूदना, दौड़ना ये सब जान जाता है। साथ ही साथ 3 बरस के जो बालक हैं, वह ब्लॉक बनाना, तर्जनी और अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना, इन बातों को जान जाता है। ये 3 बरस की बात हो गई। फिर उसी में दिया हुआ है कि 4 बरस का जो बालक है, वह सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना, चित्रात्मक जो पहेलियां हैं, उन पहेलियों को अटैच करना, जोड़ना अच्छी तरह से सीख सकता है या सीख जाता है। फिर आगे है कि 5 बरस का जो बालक है, वह तेज दौड़ना न, एकदम तेज क्या करना, दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना, हाथ, भुजा और शरीर के सभी अंगों की गति के साथ समन्वय करना, ये सारी बातें वो 5 वर्ष में सीख जाता है। इनके अलावे आपको पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं, वो भी आपको याद रखनी है कि इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है, टॉय स्टेज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, खेलने की अवस्था पहले बहुत बार ध्यान दिलाए हैं आप लोगों को, वह है उत्तर शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन खिलौने की जो अवस्था है, वह आपको पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था, 3 से 5 वर्ष के बीच लक्षण है इसका। उसके बाद इस अवस्था में बालक तीव्र अनुकरण करते हैं न, अपने माता पिता या आसपास
जो भी लोग होते हैं उसके एक्टिविटी का तीव्र वह क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। इस अवस्था में बालक के विचारों में अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है। इस अवस्था में जो बालक है वह जो है आत्म केंद्रित होते हैं, यानी उनका मानना होता है कि वो जो सोच रहे हैं वही केवल सही है, दूसरे के सोच को वह स्वीकार नहीं कर पाते। 3 से 5 वर्ष के बीच का जो बालक है उसमें जिज्ञासा बहुत ही तीव्र होती है। इस अवस्था के बालक जो है उसमें सूचकता विकसित हो जाती है, यानी इस अवस्था का जो बालक है वह यह कोई भी जो चीज़ वह देखता है तो उसका एक मानसिक प्रतीक उसके मन में आ जाता है। कुत्ता है तो कुत्ता का एक प्रतीक उसके दिमाग में क्या आ जाता है, विकसित हो जाता है। यानी सूचकता का गुण जो है ये इस अवस्था में आ जाती है। साथ ही साथ इस अवस्था में बालक अहम केंद्रित होते हैं, स्वार्थी होते हैं, किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। इस अवस्था के जो बालक हैं उसमें जीववाद का गुण पाया जाता है, अर्थात वह सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर जो है नहीं समझते। और यह अवस्था जो है वह भाषा विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। और इसी अवस्था से बालकों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है न। और वह समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो परिवार से प्रारंभ होता है। और ये सारे गुण जो है आप जीन पियाजे का जब पढ़िएगा दूसरा अवस्था न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सारे जो कैरेक्टर है वह उसमें भी आपको क्या होंगे, मिलेंगे। उसके बाद उत्तर, चूंकि ये रिवीजन क्लास है इसीलिए मैं केवल आप लोगों को याद दिलाते चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 6 से जो 11 वर्ष है इसको केवल बाल्यावस्था भी लिखा जाता है। इसकी क्या सब विशेषताएं हैं, तो यह अवस्था जो है वह शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय जाना जो है इसी अवस्था में क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बाल्यावस्था 6 से 11 की उम्र के जो बालक है उसमें समूह में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने समवयस्कों के साथ जो उसके पीयर्स होते हैं, हम उम्र होते हैं, उन दोस्तों के साथ वह खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था के बालक समलैंगिक मित्र, यानी लड़का है तो वह लड़के के साथ, लड़की है तो वह लड़की के साथ मित्रता करना अधिक पसंद करते हैं। इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, घरौंदा बनाना, ये बनाना, वो बनाना। साथ ही साथ इसमें खोजी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और इस अवस्था के जो बालक हैं वह निरुद्देश्य भ्रमण, यानी बिना उद्देश्य का यत्र तत्र घूमना जो है ज़्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है किसके बारे में, तो उत्तर बाल्यावस्था या केवल बाल्यावस्था के बारे में। इसके बाद जो चौथी अवस्था है बाल विकास की, वह है किशोरावस्था। जीवन का सबसे स्वर्णिम और सबसे कठिन काल जो है वह किशोरावस्था ही है, एडोलसेंस, ठीक है। और किशोरावस्था का जो अंग्रेजी रूपांतरण एडोलसेंस है, इनका अर्थ होता है यौन परिपक्वता का विकास, ठीक है। यानी किशोरावस्था में बालक और बालिका में यौन परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। यह अवस्था 13 से 18 उम्र के बीच होती है। और इस अवस्था में बच्चों को न तो बड़ा समझा जाता है न ही छोटा समझा जाता है, जिसके कारण बच्चे एक द्वंद्व की स्थिति में, कन्फ्लिक्ट की स्थिति में फंस जाते हैं। यह अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल हुआ करता है। कील पेट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जीवन की सबसे कठिन अवस्था किशोरावस्था ही है। जानते हैं हॉल नामक वैज्ञानिक, हॉल नामक वैज्ञानिक का कहना है कि किशोरावस्था जो है वह तूफानों की अवस्था जो है हुआ करती है। उसके बाद टीन एच नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि किशोरावस्था जीवन का बसंत काल होता है। देखिए किशोरावस्था में जो बालक होते हैं या बालिका होती है
वह अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और इस अवस्था में विपरीत लिंगी के साथ दोस्ती करना जो है बालक और बालिका पसंद करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में तीव्र जो है शारीरिक परिवर्तन होता है। अमूर्त चिंतन की यह अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चों में विद्रोही स्वभाव ही झलकता है। तो ये हो गई किसके बारे में बात, किशोरावस्था के बारे में बात। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है वह है आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बतलाया है कि बच्चों का जो विकास है ना, वह आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के प्रभावों का मिश्रित परिणाम हुआ करता है। आनुवांशिकता क्या है, तो गुणों का, किसका, गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी दो संचरण होता है, इसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। किसी बच्चे में माता पिता या पूर्वजों के जो गुण आते हैं, ठीक है, जीन के द्वारा, तो इस घटना को हम आनुवांशिकता कहते हैं। और पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, तो किसी भी बच्चे के आसपास का जो वातावरण होता है, उनके जो भौतिक, जैविक और सामाजिक पक्ष होते हैं, उसको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। देखिए, आनुवांशिकता को प्रकृति शब्द से भी संबोधित किया जाता है और पर्यावरण के बदले पोषण शब्द का भी इस्तेमाल होता है। मैं यह तो पहले बता चुका हूँ कि बच्चों के विकास पर आनुवांशिकता और पर्यावरण का जो है मिश्रित प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के बीच यह एक विवाद का विषय है। कुछ मनोवैज्ञानिक बाल विकास में आनुवांशिकता के प्रभाव को अधिक मानते हैं, तो कुछ जो है वातावरण के प्रभाव को अधिक मानते हैं। और मनोवैज्ञानिकों के बीच का यह जो विवाद है, इसे ही हम प्रकृति पोषण विवाद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन हम लोगों को निष्कर्ष के रूप में ये याद रखना है कि किसका कितना प्रभाव पड़ता है ये जानना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि बच्चों के विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का जो है संयुक्त रूप से क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन कितना प्रभाव पड़ता है यह योगात्मक नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसका 50% उसका भी 50% या इसका 60% उसका 40% ऐसा प्रभाव पड़ता है, यह हम नहीं कह सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि आनुवांशिकता की खोज जो है वह मेंडल के द्वारा की गई थी। मेंडल ने इसके लिए प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, वो बातें मैंने बताई थी। और जानते हैं कि ये आनुवांशिक गुणों का जो प्रवाह होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो कैसे होता है। आपका जो जन्म हुआ होगा वह आपके माता और पिता के मिलन से हुआ होगा, और किसी भी पिता में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वह XY टाइप का होता है और माता में XX टाइप का होता है। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो जो भ्रूण बनता है, जो शिशु बनते हैं, वह एक गुणसूत्र हमेशा पिता से और एक गुणसूत्र माता से प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से माता के पास यदि केवल XX गुणसूत्र है तो वह हमेशा क्या देगी, X देगी। लेकिन वही भ्रूण यदि पिता से भी X ले ले तो उस भ्रूण का लिंग जो है वह
लड़की हो जाता है, लेकिन वही भ्रूण ये तो हमेशा एक्स देगी और इनसे यदि वाई ले ले, एक्स वाई हो जाए तो वह क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। और यही क्रोमोजोम जो मिल करके भ्रूण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस क्रोमोजोम में आपको डीएनए होती है, उस डीएनए में जीन होता है और वह जीन जो है आनुवांशिक लक्षणों के प्रवाह का क्या होता है, कारण होता है। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि यदि उच्च बुद्धि वाले या माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी उच्च बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि वाले के मंद बुद्धि के होते हैं। हालांकि ये सारी बातें जो है वह हमेशा सत्य नहीं है कि जो आपको इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बौद्धिक रूप से समृद्ध पुरुष और स्त्री है, उनके संयोग से जो है बौद्धिक रूप से समृद्ध ही बच्चा पैदा होगा, यह हमेशा सत्य नहीं है। या जो आपको कम पढ़े लिखे माता पिता है उनके बच्चे मेधावी नहीं हो सकते, ये सत्य नहीं है हमेशा। लेकिन ऐसा होता है, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। जिस तरह के माहौल में वह पलते हैं न, जिस तरह के माहौल में वह रहते हैं, उसका इफेक्ट बच्चों पर बहुत हद तक पड़ता है। तो आप लोग भी ये सुनने के अलावे जो चैप्टर है तीसरा आनुवंशिकता और पर्यावरण, इनको पढ़ लीजिएगा तो बेहतर होगा। अब जो चौथा टॉपिक है वह है समाजीकरण। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और बच्चा स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन उनका सामाजिक विकास धीरे धीरे होता है और समाज के जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, उसमें वह क्या होते हैं, बंधते हुए चले जाते हैं। तो समाज के नियम में बंधते हुए चले जाना बच्चों का क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला योगदान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान परिवार का होता है। समाजीकरण के दो तरह के कारक होते हैं, एक प्राथमिक कारक होते हैं, दूसरा द्वितीयक या गौण कारक होते हैं। प्राथमिक कारक में आपको परिवार और मित्र आते हैं, द्वितीयक या गौण कारक में आपको विद्यालय और जो आस पड़ोस हैं वे द्वितीयक कारक में आते हैं। ठीक है। समाजीकरण की क्रिया के कुछ सक्रिय एजेंसी होते हैं, कुछ निष्क्रिय एजेंसी होते हैं। जैसे परिवार है, विद्यालय है, तो ये सब समाजीकरण की प्रक्रिया के सक्रिय एजेंसी है। लेकिन वहीं आपको स्वास्थ्य क्लब है, वह समाजीकरण की प्रक्रिया का निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है। और समाजीकरण की प्रक्रिया पर बहुत सारे कारकों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वैसे मैंने हाल ही में समाजीकरण टॉपिक पर एक वीडियो जो है अपने चैनल पर डाली थी, आप लोग उसको देखे थे। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको ग्रुप में वो वीडियो भी क्या करूँगा, दे दूँगा, उन दोनों को देख लीजिएगा। तो समाजीकरण तक आपका जो रिवीजन क्लास है वो पूरी हो जाएगी। अब जो मैं रिवीजन का तीसरा लेक्चर लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं आपको पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में फिर से क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहे वीडियो को देखने में, और मैं बनाने में मेहनत कर रहा हूँ। ये थोड़ा जल्दी हम लोगों को ख़त्म करना है, 5 से 7 10 दिन के अंदर सारी बातों को इसी तरह एक बार रिव्यू कर लेना है। फिर हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट तो वैसे सेट ग्रुप में मैं दे ही रहा हूँ, और उनके बाद जो है आप लोगों को और एक व्यवस्थित तरीके से टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेहनत कर आप लोगों ने इसे देखने का कार्य किया।